वेस्टर्न फिलॉसफी अपने फॉर्मेटिव स्टेजेस पर ही थी जब पाइथागोरस पैदा हुआ था 570 बीसी के अराउंड। रीजन के बेसिस पे एक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था थेलीज के इस क्वेश्चन के साथ कि वर्ल्ड का बेसिक सब्सटेंस क्या है। इस अप्रोच को फॉलो करने वाले माइलेशियन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। पाइथागोरस ने अपना बचपन स्पेंड किया था सामोस में, जो कि माइलेशिया से ज्यादा दूर नहीं था, तो ऑब्वियसली वो फेमिलियर तो था माइलेशियन आइडियाज के साथ। उसने थोड़ा बहुत जियोमेट्री के बारे में भी सीख लिया था जब वो इजिप्ट गया था एक बार। उस टाइम पे इजिप्ट के लोग बहुत एडवांस थे जियोमेट्री में, तभी वो बड़े बड़े पिरामिड्स वगैरह बना लिया कर रहे थे। तो इसी बैकग्राउंड के साथ ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पाइथागोरस साइंटिफिक और मैथमेटिकल वे में सोचा करता था। पाइथागोरस बहुत रिलीजियस और सुपरस्टिशियस था। वो सोल के रीइंकार्नेशन और ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव रखता था और उसने एक रिलीजियस कल्ट भी स्टेब्लिश किया था जहाँ पे पाइथागोरस का फिगर एक मसाया की तरह था। उसके फॉलोअर्स कलेक्टिव कम्यून में रहा करते थे जहाँ पे वो पाइथागोरस के रिलीजियस और फिलोसॉफिकल आइडियाज के साथ साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियरल और डाइटरी रूल्स फॉलो किया करते थे। तो पाइथागोरस को मानने वाले मतलब पाइथागोरियंस जो भी पाइथागोरस डिस्कवर करता था उसको मिस्टिकल रेवलेशंस मान लिया करते थे। पाइथागोरस के बिलीव के दो साइड्स थे, मिस्टिकल और साइंटिफिक। पाइथागोरस इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री माना करता था इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस के। ऐसे टाइम पे जब फिलॉसफी और रिलीजन ऑपोजिट आइडियाज थे तब रैशनल को रिलीजन के साथ जोड़ने का सबसे पहला अटेम्प्ट पाइथागोरस ने ही किया। उसके लाइफ का गोल फ्रीडम अटेन करना था रीइंकार्नेशन के साइकिल से, जो उसके अकॉर्डिंग अटेन करा जा सकता था सर्टेन बिहेवियरल रूल्स और कंटेम्पलेशंस को फॉलो करके, ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक थिंकिंग के बेसिस पे। पाइथागोरस को मैथ्स और जियोमेट्री में ट्रुथ्स मिलते हैं जो कि सेल्फ एविडेंट है, जैसे कि वो गॉड गिवन है, जिन पे डिवाइन रेवलेशंस का इम्पैक्ट है जो कि मैथमेटिकली प्रूव किए जा सकते हैं। क्योंकि ये मैथमेटिकल डिस्कवरीज रिजल्ट्स हैं प्योर रीजनिंग का, तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब इजिप्शियंस ने ये डिस्कवर कर लिया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियोज होते हैं 3:4:5। ये नॉलेज इंपॉर्टेंट और यूजफुल था आर्किटेक्चर में यूज करने के लिए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन पाइथागोरस ने डिस्कवर करा राइट एंगल ट्राइंगल का वो अंडरलाइंग प्रिंसिपल जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी पढ़ा है। वो ये कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, और ये यूनिवर्सली ट्रू है। ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि पाइथागोरस इसे डिवाइन रेवलेशन मानता था। पाइथागोरस फिर अज्यूम करता है कि पूरा कॉस्मोस भी ऐसे ही मैथमेटिकल रूल्स से गवर्न होता है। वो मानता है कि न्यूमेरिकल रेशियोज और मैथमेटिकल एक्सियम्स मतलब एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स का यूज पूरे कॉस्मोस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए किया जा सकता है। उसने माइलेशियन आइडियाज को डिसमिस नहीं करा कि जो यूनिवर्स है वो बेसिक फंडामेंटल सब्सटेंस से मिलके बना है, लेकिन उसका इंक्वायरी डेविएशन था सब्सटेंस से फॉर्म की तरफ। ये एक इतना बड़ा चेंज था वर्ल्ड को देखने के नज़रिए में कि हम एक बार को पाइथागोरस को एक्सक्यूज भी कर सकते हैं नंबर्स को इतना मिस्टिकल सिग्निफिकेंस देने के लिए। नंबर्स और ज्योमेट्री के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हुए पाइथागोरस ने स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स पता लगाए जिनकी हम आज बात करते हैं। पाइथागोरियंस ने इन नंबर्स पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी एट्रीब्यूट करे, जैसे कि इवन नंबर्स गुड होते हैं और ऑड नंबर्स इवल, या नंबर 4 जो है वो जस्टिस है, या नंबर 1 जो कि एक सिंगल पॉइंट है यूनिटी है जिससे और दूसरी चीज़ें डेराइव करी जा सकती है। पाइथागोरस ने यूनिवर्स के क्रिएशन को एक मैथमेटिकल पैटर्न की तरह समझा। यूनिवर्स जब क्रिएट नहीं हुआ था उससे पहले क्या था, इन्फिनिटी, जिसको गॉड ने लिमिट किया, जिसकी वजह से जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है उनका एक एक्चुअल साइज है, और इस तरीके से गॉड ने एक मेजरेबल यूनिटी को क्रिएट किया जिससे कि फिर बाकी की चीज़ें फॉर्म हुई। पाइथागोरस का गॉड एग्जिस्ट करता है नेचर और हार्मनी में, एब्स्ट्रैक्शन में। पाइथागोरस का एक सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी था नंबर्स के बीच के रिलेशंस को पता करना, जो कि हम रेशियोज और प्रोपोर्शंस के थ्रू देखते हैं। और ये चीज़ पाइथागोरस ने और स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करी म्यूजिक को स्टडी करके। तो ऐसा बोला जाता है कि एक बार पाइथागोरस किसी ब्लैक स्मिथ को काम करते हुए सुन रहा था। ब्लैक स्मिथ तो अब मेटल और हैमर इन्हीं से काम करते हैं, तो उसने ऑब्जर्व करा कि एक नॉर्मल साइज का हैमर है, उसके हाफ साइज के हैमर से हिट करने पे जो आवाज आ रही है वो एग्जैक्टली एक ऑक्टेव हाई है।
नॉर्मल साइज के हैमर से आने वाली आवाज से। मतलब हैमर के साइज में और साउंड में एक रिलेशन है। एक ऑक्टेव में 8 नोट्स होते हैं, ये हो गया एक ऑक्टेव, जिसमें लास्ट नोट रिपीटेशन होता है पहले नोट का। तो पाइथागोरस ने बताया कि जैसे जैसे स्ट्रिंग की लेंथ को चेंज करेंगे वैसे वैसे ऑक्टेव में चेंज आएगा। स्ट्रिंग को हाफ कर दो तो एक ऑक्टेव हाई हो जाएगा और अलग अलग लेंथ पे अलग अलग चीजें होंगी। फिर अब वो सब बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं समझाने लगूंगा तो तुम समझ गए ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यही कि मैथमेटिकल एलिगेंस जो कि पाइथागोरस को जियोमेट्री में मिल रहे थे वो नेचुरल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता है, म्यूजिक में भी। इसीलिए पाइथागोरस फिर फादर ऑफ ज्योमेट्री के साथ साथ फादर ऑफ म्यूजिक भी माना जाता है। पाइथागोरस का यही आइडिया कि यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को मैथमेटिक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है सजेस्ट करता है यूनिवर्स में स्टार्स, प्लैनेट्स सब एक हार्मोनिक रिलेशंस में है। यही आइडिया इंस्पायर करता है मेडिएवल और रेनेसांस एस्ट्रोनॉमर्स को, जो कि पूरी थ्योरीज बना लेते हैं इन आइडियाज के बेसिस पे। इसका एक और एग्जाम्पल हम नोट कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो भी मिले हैं आज तक वो हारमोनियसली अरेंज्ड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया था 1869 में डिमिट्रिव मेंडलीव ने, जो कि 1865 के इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड के टेबल से इंस्पायर था। न्यूलैंड ने भी वही 8 के ग्रुप्स में अरेंज किए एलिमेंट्स को, जिसमें फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी, म्यूजिक ऑक्टेव की तरह। इसके अलावा पाइथागोरस ने डिडक्टिव रीजनिंग पर भी प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश करे। रीजनिंग भी 3 टाइप की होती है, डिडक्टिव, इंडक्टिव और एब्डक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है कि हम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर चलते हैं, जैसे कि कोई एस्टेब्लिश्ड लॉ, थ्योरी या प्रिंसिपल है तो न्यू कंक्लूजन्स उन्हीं के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो पाइथागोरस तो मैथ्स में बिलीव करता था, तो मैथमेटिकल लॉज, इक्वेशंस, फॉर्मूले सब यूनिवर्सल है और फिर हम इन्हीं के बेसिस पे वर्ल्ड को समझते हैं और डिड्यूस करते हैं। जब ऐसा नहीं होता है तो फिर इक्वेशंस को और रिफाइन किया जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग को बाद में यूक्लिड ने फिर और ज़्यादा रिफाइन किए और यही फिर बेसिस बना लेटर टाइम्स के मैथमेटिकल थिंकिंग का। पाइथागोरस का फिलॉसफी में एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सुपीरियर है उन चीज़ों से जिनका एविडेंस हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं। अब तुम्हें पोल की हाइट पता करने के लिए सीढ़ी पे चढ़ के मेजरिंग टेप लेके उसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस एंगल ऑफ एलिवेशन और ग्राउंड का डिस्टेंस के बेसिस पर ही पोल की हाइट बता सकते हो। इनफैक्ट बिना पोल को देखे ही यही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला आइडिया प्लेटो ने भी यूज़ किया है अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में। और 17th सेंचुरी के रैशनलिस्ट्स भी रीजन और मैथमेटिक्स के बेसिस पर ही चलते थे। इसके ऑपोजिट थे एम्पिरिसिस्ट्स, जिनके अकॉर्डिंग नॉलेज जो है वो आता है एक्सपीरियंस से रादर देन रीजन के। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को कंबाइन करता है 18th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फिलोसोफर इमैनुअल कांत। रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को कांत ने कैसे कंबाइन करा, जानने के लिए हाईली रेकमेंड करूंगा कि ये वाला वीडियो देखो। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। पीस।